सब्सक्राइब कीजिए टारगेट विथ एमजी शर्मा यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले, वो भी फ्री में। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ एमजी शर्मा में। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम लेकर उपस्थित हैं घटना चक्र द्वारा प्रकाशित टो सीरीज की श्रृंखला, जिसमें आज का प्रैक्टिस सेट है हमारा 7। चलिए 7 नंबर प्रैक्टिस सेट को देख लेते हैं। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न दिया गया है। पहले प्रश्न की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें दिया गया है, यह है भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है। अर्थात जो भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन है मैकमोहन रेखा और मैकीनाट रेखा, रेड क्लिफ रेखा और सर क्रिक रेखा। तो इसका देखने पर यह पता चलता है कि जो मैकमोहन रेखा है दोस्तों, वो भारत और चीन के बीच की रेखा है। मैकमोहन रेखा है ये भारत और चीन के बीच की रेखा है। दूसरा हमारा आता है ये मैकीनाट रेखा है, ये फ्रांस और जर्मनी के बीच की है। फ्रांस और जर्मनी के बीच में है, फ्रांस और जर्मनी के बीच की रेखा है। और तीसरा आता है ऑप्शन सी, रेड क्लिफ रेखा, जो भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा है। ये भारत और पाकिस्तान के बीच की है। और डी ऑप्शन हमारा आता है सर क्रिक। सर क्रिक जो है एक कच्छ के रण में जो है एक दलदली क्षेत्र है। कच्छ के रण में, कच्छ के रण में, रण में, रण में एक दलदली क्षेत्र है, एक दलदली क्षेत्र है। तो चलिए, जो हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा रेड क्लिफ रेखा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, रेड क्लिफ रेखा। अर्थात भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है उसको रेड क्लिफ कहा जाता है। मैकमोहन रेखा है, ये भारत और चाइना के बीच की रेखा है। और मैकीनाट रेखा है, ये फ्रांस और जर्मनी के बीच की रेखा है। और सर क्रिक जो है यह है कच्छ के रण में स्थित एक दलदली क्षेत्र है। तो फिलहाल हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन सी, रेड क्लिफ रेखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 2 नंबर। तो चलिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा हमारा दिया गया है, यह है क्वेश्चन नंबर 2। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली निम्न में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करती है। तो वो दोस्तों हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा करती है। इसका राइट जवाब ऑप्शन ये हो जाएगा, हरियाणा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो दिया गया है इसमें, यह है मशहूर भारतीय मठों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो कौन सा युग्म सही नहीं पूछा गया है। तो ये घूम जो है ये दिया गया है, ये दार्जिलिंग का है क्षेत्र, यानी दार्जिलिंग का है, दार्जिलिंग का क्षेत्र है जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। और ये दिया गया है जम्मू एंड कश्मीर। तो ये इसका जो है सही ऑप्शन जो हो जाएगा, ये सही ऑप्शन हो जाएगा। अर्थात ये गलत लिखा गया है और हमको जो है ये युग्म सही नहीं बताना है। तो ये जम्मू कश्मीर के बजाय ये दार्जिलिंग का जो है होना चाहिए, और ये पश्चिम बंगाल में है। ये आपका की है हिमाचल प्रदेश में, और रूम टेक है सिक्किम में, और तवांग है अरुणाचल प्रदेश में। लेकिन ये घूम जो है जम्मू कश्मीर में नहीं है, अर्थात ये दार्जिलिंग में है। और दार्जिलिंग कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को वर्ष में लागू किया गया। तो किस वर्ष में लागू किया गया। तो दोस्तों 1972 में लागू किया गया, 1972 में उसको लागू किया गया। यानी भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम यहाँ 1972 हो जाएगा, 1972 में लागू किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 5। अब प्रश्न संख्या 5 की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो यह प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष जो हिंदी दिवस मनाया जाता है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करते हैं, तो है शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय, इसमें भरना है में स्थित है। तो कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ये नई दिल्ली में स्थित है। ये इसका राइट जवाब हो जाएगा, नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन है। 7वें नंबर क्वेश्चन की अगर बात कर लेते हैं, तो एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल जो हैवलॉक द्वीप कहाँ स्थित है। तो हैवलॉक द्वीप की अगर बात करें दोस्तों, तो ये स्थित है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। कहाँ स्थित है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ये स्थित है। ऑप्शन ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, तो 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी किताब आर के नारायण, यानी कौन सी किताब है जो आर के नारायण द्वारा नहीं लिखी गई है,
ये नहीं पूछा गया है, इसको विशेष ध्यान रखना है। तो नहीं लिखी गई है तो कौन सी किताब है दोस्तों? तो वो किताब का नाम है, ये है जंगल बुक। ऑप्शन सी इसका हो जाएगा राइट आंसर, जंगल बुक। जंगल बुक जो किताब है वो आर के नारायण द्वारा नहीं लिखी गई है। चलिए अब अगले तरफ पढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा है 9 नंबर। 9 नंबर की बात करते हैं तो किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो दोस्तों ये राज्यसभा का जो सदस्य होता है उसका अध्यक्ष नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करते हैं दोस्तों तो 10वां नंबर क्वेश्चन है। 10वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें दिया गया है, यह निम्नलिखित अर्थव्यवस्था में कौन उत्पादन के कारकों पर व्यक्तिगत स्वामित्व रखता है? तो व्यक्तिगत स्वामित्व की अगर बात करते हैं तो ये पूंजीवादी जो है ये पूंजीवादी कारकों पर व्यक्तिगत स्वामित्व रखता है, अर्थात पूंजीवादी इसका सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। ऑप्शन ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ये हो जाएगा, ऑप्शन ये इसका करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो 11वां नंबर दिया गया है। 11वां नंबर कहता है जीएसटी क्या है? जीएसटी क्या है? तो जीएसटी का पूरा नाम होता है, जीएसटी का पूरा नाम होता है गुड्स सर्विसेज टैक्स, ये इसका पूरा नाम होता है। तो गुड सर्विस जो है टैक्स होता है, अर्थात ये क्या है, एक जो है अप्रत्यक्ष कर है, ये इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा 12 नंबर। 12 नंबर की अगर बात करते हैं तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक जो सिडबी है इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय दोस्तों लखनऊ में स्थित है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, ये लखनऊ में स्थित है। 13वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये दिया गया है, हजीरा उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है? यानी हजीरा उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है? तो दोस्तों ये प्राकृतिक गैस पर आधारित है। तो दोस्तों ये हजीरा उर्वरक कारखाना जो आधारित है ये प्राकृतिक गैस पर आधारित है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, यह 14 नंबर। 14 नंबर की बात करते हैं। तो सूची फर्स्ट और सेकंड के साथ मिलान करना है। नीचे दिए कूट में एक सूची फर्स्ट दिया है, सेकंड दिया है, इनको मिलान कर लेना है। तो चलिए पूरे प्रश्न को पहले सामने लाते हैं। यह है पंचवर्षीय योजना और यह है प्रयुक्त विकास मॉडल। अब कौन कौन सी पंचवर्षीय योजना जो है ये प्रयुक्त मॉडल के हिसाब से है, इसको मिलाना है। तो प्रथम जो पंचवर्षीय योजना है दोस्तों इसका हो जाएगा हेरोड डोमर मॉडल। और दूसरा अगर बात करते हैं बी ऑप्शन की तो ये हो जाएगा, द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना हो जाएगी ये हो जाएगी महालनोबिस मॉडल। और तीसरा जो हो जाएगा ये तीसरा जाएगा सीधे एस चक्रवर्ती मॉडल पर। और चौथा जो हो जाएगा दोस्तों ये अशोक रुद्र मॉडल पर होगा। जानकारी के तौर पर अगर ABC हम लिख लेते हैं तो उसमें एक एक को मैच करवा देते हैं। तो ये का हो जाएगा दूसरा, बी का हो जाएगा चौथा, और सी का हो जाएगा पहला, और डी का हो जाएगा तीसरा। यानी जो हमारा ओवरऑल बन रहा है 24-13 बन रहा है। अब चलिए प्रश्न पर चलते हैं। तो 24-13 हमारा जो दिया गया है ये ऑप्शन बी में दिख रहा है, 24 और 13, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए 15वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 15 नंबर कहता है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की जो दृष्टि सही करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। तो अगला हमारा 16 नंबर। 16 नंबर मित्रों देख लेते हैं। तो किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है? तो सर्वग्राही की अगर बात करें दोस्तों तो सर्वग्राही जो होता है वो ये होता है, ए बी होता है, ए बी होता है। और सर्वदाता जो होता है वो ओ होता है, अर्थात जो ओ होता है वो सर्वदाता होता है, सर्वदाता अर्थात ये सबको ब्लड दे सकता है। और जो ए बी होता है, ए बी ये होता है सर्वग्राही, ये सर्वग्राही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, नेक्स्ट प्रश्न 17 नंबर। 17 नंबर की बात कर लेते हैं। तो इसमें दिया गया है कि स्तंभ फर्स्ट है और सेकंड है, इसको सुमेलित करना है। तो फर्स्ट से सेकंड को मिला देना है। चलिए देख लेते हैं, मिलान कर लेते हैं। तो मिलान करने की अगर बात करें दोस्तों तो ये दिया गया है, कोशिका का पावर हाउस जो होता है ये किसको कहते हैं? तो कोशिका का जो पावर हाउस होता है ये बहुत ही चर्चित है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, बी पे चला जाएगा। और दूसरा हमारा है ये कोशिका की रसोई जो होती है इसको कहते हैं प्लास्टिड कहते हैं। और कोशिका का आत्मघाती थैली जो होता है दोस्तों ये लाइसोसोम होता है, डी पर चला जाएगा। और कोशिका का जो मस्तिष्क होता है ये न्यूक्लियस पे चला जाएगा। तो
जानकारी के तौर पर अगर लिखें ए बी सी हम, तो मिलान कर लेते हैं। ए बी सी ना लिख करके इसको लिख लेते हैं, ये आ जाएगा बी पे और बी वाला आ जाएगा ये पे, और तीसरा जो हो जाएगा ये डी पे चला जाएगा और ये सी पे चला जाएगा। तो ओवरऑल इसका जो बनेगा, तो 1 2 3 लिख लेते हैं, 1 और 2 3 और 4 लिख लेते हैं। तो इसमें जो है 1 जाएगा बी पर, तो 1 के स्थान पर बी हो जाएगा, और दूसरे पे जाएगा ए, और तीसरे पे जाएगा दोस्तों डी, और चौथे पे जाएगा सी, अर्थात बी ए डी सी। बी ए डी सी जो हो जाएगा ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो बी ए डी सी कौन हो जाएगा? बी ए डी सी जो ऑप्शन है वो ऑप्शन डी में दिया गया है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बी ए और डी सी, डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला हमारा 18 नंबर। अब दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हमारा है विस्कोस फाइबर प्राप्त किया जाता है, किससे प्राप्त किया जाता है? तो ये सेलुलोज से प्राप्त किया जाता है। दोस्तों विस्कोस फाइबर जो प्राप्त किया जाता है वो सेलुलोज से प्राप्त किया जाता है। चलिए इसी क्रम में फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 19 नंबर है। 19 नंबर की अगर बात कर लेते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस को हास्य गैस कहते हैं? तो दोस्तों हास्य गैस जो होता है वो नाइट्रस ऑक्साइड होता है। नाइट्रस ऑक्साइड होता है और इसका जो फार्मूला होता है N2O होता है। N2O होता है, ये नाइट्रस ऑक्साइड होता है। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन है 20 नंबर। अब 20 नंबर की चर्चा कर लेते हैं। तो यह निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 300 ये के तहत एक अधिकार है? तो कौन सा अधिकार है? तो दोस्तों ये संपत्ति का अधिकार है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 21 नंबर क्वेश्चन कहता है मित्रों, ये कहता है निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में प्रत्येक स्मारक या स्थान या कलात्मक या ऐतिहासिक वस्तु की रक्षा के लिए राज्य को दायित्व प्रदान किया गया है? तो दोस्तों जो दायित्व प्रदान किया गया है ये किसके लिए किया गया है? कौन सा अनुच्छेद है? तो ये अनुच्छेद हमारा 49 है। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 49 है। अनुच्छेद 49 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा 22 नंबर। अब 22 नंबर पे आ जाते हैं। तो दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारतीय संविधान के अनुसार आपात स्थिति घोषित करने के लिए अधिकार किसको है? तो ये अधिकार दोस्तों जो है ये राष्ट्रपति को है। किसको है? ये राष्ट्रपति को अधिकार प्राप्त है। अर्थात इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। ऑप्शन बी इसका राष्ट्रपति सही जवाब होगा। चलिए अगला देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, तो 23 नंबर दिया है। 23 नंबर देख लेते हैं दोस्तों। तो यह है, किस आयोग ने अस्थायी अंतर्राज्यीय परिषद को, जो कि अंतर सरकारी परिषद के नाम से जानी जाती है, की स्थापना का समर्थन भी किया है? तो वो आयोग जो है वो सरकारी आयोग है। कौन सा आयोग है? सरकारी आयोग है, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है। बी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला देखते हैं 24 नंबर। 24 नंबर देख लेते हैं दोस्तों। तो 24 नंबर कहता है, किस संवैधानिक संशोधन ने भारतीय संविधान के 9 का नागर पालिका है, यानी किस संवैधानिक संशोधन ने भारतीय संविधान के भाग 9 का नगर पालिका है जोड़ा था? तो किसने जोड़ा था? किसमें जोड़ा गया था? तो वो जोड़ा गया था दोस्तों, ये जोड़ा गया था 74वां जो संवैधानिक संशोधन अधिनियम था। अर्थात ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इज राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, ये 25 नंबर है। 25 नंबर देख लेते हैं दोस्तों। तो निम्नलिखित में से किसने 1945 में आज़ाद हिंद फौज की ओर से लाल किले के मुकदमे में पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता की थी? तो अध्यक्षता की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो वो थे भूला भाई। कौन थे? भूला भाई देसाई। अर्थात ये इसका सही जवाब हो जाएगा, भूला भाई देसाई इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा है 26 नंबर। अब आते हैं 26 नंबर की बात कर लेते हैं। तो यह महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन में निम्नलिखित घटनाओं पर कालक्रम क्या है, इसको बताना है। तो चंपारण की जो घटना है दोस्तों, ये 1917 की घटना है। चंपारण की घटना दोस्तों है जो 1917 की है। और अहमदाबाद मिल मजदूर का जो हड़ताल है ये फरवरी और मार्च में है। फरवरी और मार्च में है। और कब है? 1918 में। 1918 में है। नेक्स्ट हमारा आता है, ये खेड़ा का जो आंदोलन हुआ था ये मार्च 1918 में हुआ था। ये मार्च जो हुआ था 1918 में हुआ था। और नेक्स्ट देखते हैं। तो ये असहयोग आंदोलन की अगर बात करते हैं, तो दोस्तों ये 1900 यहाँ लिख देते हैं। तो ये हुआ था 1920 में, और 1920 से लेकर 1922 तक ये चला था। तो ये रहे इसके कालक्रम। तो कालक्रम के अनुसार जो है पहला, दूसरा, तीसरा, अर्थात ये 17 है, ये फरवरी मार्च है, ये मार्च है, और ये
आपका सन बदल रहा है तो 20 पहुंच गया, तो इसका जो क्रमांक हो जाएगा वो सीधा सीधा 1, 2, 3 और 4 हो जाएगा। पहले हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। तो 1, 2, 3, 4 कहाँ देखते हैं? तो ये ऑप्शन बी में दिखाई पड़ रहा है, 1, 2, 3 और 4। तो 20 का करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले तरफ पढ़ते हैं। तो अगला हमारा प्रश्न है 27 नंबर। 27 की बात करते हैं। तो किस नेता ने हमें CR सूत्र दिया था? तो CR सूत्र जो दिया था वो सी राजगोपालाचारी यानी सी राजगोपालाचारी ने दिया था, जो कि CR सूत्र के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला हमारा 28 नंबर है। 28 नंबर की दोस्तों बात कर लेते हैं। तो प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतिम जो है अनंतिम जो सरकार बनी थी, जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे, तो ये कहाँ के थे? तो ये अफगानिस्तान जो है अफगानिस्तान से थे। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला हमारा 29 नंबर। 29 की अगर बात कर लेते हैं तो 1973 में जमींदारी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो दोस्तों ये कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू की गई थी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला हमारा है 30 नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। त्रिपिटक की पवित्र पुस्तकें हैं। तो त्रिपिटक की जो पवित्र पुस्तक है दोस्तों वो क्या है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म से संबंधित है। 31 नंबर देख लेते हैं। तो 31 नंबर की अगर बात करते हैं तो यह निम्न में से किसने 1877 में यानी 1877 ईस्वी में अशोक के शिलालेखों का एक प्रकाशित किया था? तो किसने किया था दोस्तों? तो ये अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। अलेक्जेंडर कनिंघम इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगर तो यह हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो ऑप्शन में दिया है बाबर, हुमायूं, गुलबदन बेगम और जहांगीर। तो हुमायूं नामा की जो रचना की थी वो गुलबदन बेगम ने की थी। और गुलबदन बेगम कौन थी? तो दोस्तों ये बाबर की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? ये बाबर की जो है पुत्री थी। और जब बाबर की पुत्री थी तो ये हुमायूं की बहन थी। हुमायूं की बहन थी। और अकबर के निर्देशानुसार इसने जो है हुमायूं नामा की रचना की है और सारी चीज़ों को उसमें दर्शाया है, अर्थात बाबर के शासनकाल को और हुमायूं के शासनकाल को। तो ज़्यादातर मोस्टली जो हुमायूं नामा हुमायूं के बारे में लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर। 33 की बात करते हैं। तो ये है पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्न में से किसने मराठों को हराया था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा अफगानों ने मराठों को हराया था। अब 34 नंबर पर पहुंचते हैं और इसकी चर्चा करते हैं। तो 34 नंबर कहता है विश्व की सबसे लंबी रेल लाइन किन शहरों को जोड़ती है? तो किन शहरों को दोस्तों जोड़ती है? तो ये जो है सबसे लंबी रेल लाइन है, ये जोड़ती है, ये लेनिनग्राड और व्लादिवोस्टोक को जोड़ती है। लेनिनग्राड और व्लादिवोस्टोक को जोड़ती है। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 35 नंबर दिया गया है। 35 नंबर देखते हैं दोस्तों। तो इसमें कहता है कि राष्ट्रीय उद्यानों 35 नंबर कहता है कि जो राष्ट्रीय उद्यान है और उनके स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से युग्म दिए गए हैं। तो इन युग्मों को जो है देखना है कि कौन कौन कहाँ से दिया गया है। तो इसमें आता है गिर। तो गिर जो है ये मोस्टली जो पाया है तो गुजरात में है, ये गुजरात में है। गिर गा से गिर होता है और गा से गुजरात होता है, ये हमेशा याद रखना है। तो गिर जो है गुजरात में है, जबकि इसमें राजस्थान दिया गया है। दूसरा आता है रणथंभौर, जो कि महाराष्ट्र में दिया गया है। तो ये महाराष्ट्र के बजाय राजस्थान में है, राजस्थान में है। और नेक्स्ट जो है ये है कीबुल लामजाओ, मणिपुर में है। तो ये मणिपुर में है, ये सही है। और फिर है साइलेंट वैली, कर्नाटक दिया गया है। तो साइलेंट वैली कर्नाटक में ना होकर के केरल में है, केरल में है। ये दोस्तों केरल में है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा सही है। तो सभी के जो सामने कोट दिए गए हैं वो गलत हैं, लेकिन आपका जो ये केबुल लामजाओ मणिपुर दिया गया है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। तो 36 नंबर दिया है। 36 नंबर कहता है स्वेज नहर किसको मिलाती है? तो स्वेज नहर जो है लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है, अर्थात स्वेज नहर जो है लाल सागर और भूमध्य सागर को मिलाती है। नेक्स्ट देखते हैं 37 नंबर। अब दोस्तों 37 नंबर की अगर बात करते हैं तो हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो वो राज्य का नाम है दोस्तों उड़ीसा। हीराकुंड बांध जो है वो उड़ीसा में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा 38 नंबर है। 38 नंबर की चर्चा कर लेते हैं। तो 38 नंबर कहता है किसी स्थान का मात्रक यानी स्टैंडर्ड टाइम जो होता है निर्धारित करने का आधार होता है। तो क्या होता है? वो होता है प्रधान मध्य रेखा। प्रधान मध्य रेखा जो होता है वो
किसी स्थान का मानक समय यानी स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार माना जाता है। तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 39 नंबर 39 की बात कर लेते हैं। तो स्वदेशी आंदोलन का संबंध जो है किससे है? जो स्वदेशी आंदोलन है उनका संबंध किससे है? तो स्वदेशी आंदोलन का संबंध दोस्तों 1905 में बंगाल के विभाजन से है। 1905 है और बंगाल के विभाजन से संबंधित है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 40 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित का मिलान करना है। अब मिलान कर लेते हैं। तो एक तरफ तो देश दी गई है, एक तरफ देश है, दूसरी तरफ राजधानी दिया गया है। अब ये जॉर्जिया जो है तो जॉर्जिया का तीसरा हो जाएगा ये तिब्लिसी हो जाएगा। जॉर्जिया का हो जाएगा तिब्लिसी और स्विट्जरलैंड का दोस्तों हो जाएगा बर्न हो जाएगा और घाना का हो जाएगा ये अफरा हो जाएगा। घाना का हो जाएगा अफरा, ये घाना का अफरा हो जाएगा और यमन का हो जाएगा ये हो जाएगा साना। यमन का हो जाएगा साना। तो इसको लिख लेते हैं, ये बी सी और डी लिख लेते हैं। तो ए का जो हो जाएगा तीसरा हो जाएगा, ए का तीसरा और बी का पहला, सी का दूसरा और डी का चौथा। तो 31-24 जो है ये मिलना चाहिए। तो 31-24 किस में दिया गया है? तो चलिए आगे देखते हैं। तो 31-24 जो दिया गया है ये ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला हमारा जो पोर्शन आएगा वो इंग्लिश का पोर्शन है। इंग्लिश पोर्शन देख लेते हैं। तो इसमें एक पैसेज दिया गया है दोस्तों, इस पैसेज को पढ़ना है और पैसेज के आधार पर उत्तर देना है। तो पैसेज आप लोगों को देख लेना है और विधिवत इसको पढ़ लेना है। तो चलिए सीधे प्रश्न पर चलते हैं। ये आपके पैसेज हैं जो इसको धीरे धीरे करके पढ़ लेना है और सीधा आते हैं प्रश्न उत्तर पर। तो प्रश्न उत्तर में दिया गया है पहला प्रश्न, यह है व्हाट इज दी अपोजिट ऑफ दी वर्ड डिस्कोनसलेट जो है डिस्कोनसलेट दिया गया है। तो ये है 41 नंबर हमारा। तो 41 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, एक्सुबरेंट हो जाएगा। और 42 नंबर आ जाते हैं। तो 42 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों, ये कहता है यह डेविड वर्ड ड्रॉप इन फॉर ए शॉर्ट विजिट एंड लीव एज ए साइन ऑफ ग्रैंड मार्च यानी पोस्ट ऑफ दिस वाज नॉट एट होम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ये हो जाएगा चुंक ऑफ डर्ट, चुंक ऑफ डर्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला हमारा है 43 नंबर। 43 की बात करते हैं। तो गिव सिनोनिम्स फॉर दी वर्ड, सिनोनिम्स इसका देना है। तो ये दिया है फाइनल, फाइनल का होता है तो ये होता है कंक्लूडिंग। कंक्लूडिंग मीन्स फाइनल और फाइनल का मतलब अंतिम, मैंने फाइनल कर दिया गया इसको। तो चलिए अब 44 नंबर देखते हैं। तो 44 नंबर कहता है कि चूज दी करेक्ट एंटानिम्स, अर्थात इसका विलोम बताना है। तो गुडविल मीन्स होता है ख्याति, ख्याति होता है और ख्याति ये बिजनेस में देखी जाती है। अब बात ख्याति की आ गई तो ख्याति में 3 प्रकार की ख्याति होती है जो कि कॉमर्स में पढ़ने को मिलता है। इसमें पहला जो होता है केवल टाइप बता देते हैं क्योंकि उससे मतलब नहीं है। तो एक होता है कुत्ते के स्वभाव की ख्याति, दूसरा होता है बिल्ली के स्वभाव की ख्याति और तीसरा होता है चूहे के स्वभाव की ख्याति। ये 3 प्रकार की ख्याति होती है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हमारा जो है नेक्स्ट है 45 नंबर। 45 की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो 45 में दिया गया है गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर तो वन हु डज नॉट बिलीव इन दी एक्सटेंस ऑफ गॉड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये एथिस्ट हो जाएगा, एथिस्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो अगला हमारा 46 नंबर क्वेश्चन है। 46 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है? सही नहीं है बताना है। तो ये शब्द युग्म है और अर्थभेद उसके दिए गए हैं। तो इसका जो होता है अभिराम, अभिराम का अभिराम दिया गया है। तो इसका अर्थभेद जो होता है ये क्या हो जाएगा? स्थिर हो जाएगा। और लगातार जो दिया गया है तो इसका हो जाता है ये हो जाता है मोहक, मोहक होता है और ये होता है लगातार। तो लगातार तो सही है लेकिन इसका स्थिर का हो जाएगा मोहक। अब इसमें पूछा गया है कि कौन नहीं है? तो नहीं में अगर यही आपका मिलेगा। बाकी आदि आदि का आरंभ अभ्यस्त होता है और अचल अंचल का स्थिर क्षेत्र होता है। आयस आयस का होता है बदनामी और लोहा। तो इसमें पूछा गया कि कौन सही नहीं है? तो सही नहीं के क्रम में अगर देखा जाए तो ये ऑप्शन इसका सही नहीं हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रश्न संख्या 47। अब 47 की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों 47 नंबर कहता है कि अत्युक्ति शब्द का संधि क्या है? तो संधि विच्छेद बताना है। तो यण संधि है। अत्युक्त शब्द में जो संधि है वो यण संधि है। सी इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 48 नंबर। 48 नंबर है आँख का पर्यायवाची। तो आँख का जो होता है नयन लोचन ये होता है
तो लोचन दिया गया है, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, बाकी ये गलत हो जाएंगे। तो लोचन इसका सही उत्तर हो जाएगा। 49 नंबर पे चलते हैं। तो 49 नंबर कहता है निष्कलुक का विलोम क्या है? तो निष्कलुक का जो तो होता है वो कलुक होता है। कलुक का निष्कलुक और निष्कलुक का कलुक होता है। चलिए अगला 50 नंबर देखते हैं। 50 नंबर कहता है कि लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ है। तो लाल पीला कहते हैं कि बहुत लाल पीले हो रहे हो, अर्थात बहुत गुस्से में हो। तो बहुत गुस्सा होना इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ये में दिया गया है। तो लाल पीला होना का मतलब बहुत ही अधिक क्रोधित होना या गुस्सा होना। अब आ जाते हैं 51 नंबर से, जो कि मैथ पोर्शन से दिया गया है। तो निम्नलिखित व्यंजक को हल करना है। तो चलिए हल करते हैं। तो चलिए दोस्तों इसको देखते हैं। तो ये दिया गया है निम्नलिखित व्यंजक को हल करना है, और इसमें दिया गया 2.19 का है जो है होल स्क्वायर है, और 2 है 2.19 है, फिर 3.1 मतलब 81 है, उसके बाद 3.81 का होल स्क्वायर है। तो इस पर एक फार्मूला बेस्ड काम करता है। तो फार्मूले की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो ये फार्मूला आपका होता है, ये होता है a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है, अर्थात ये फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस होता है बी स्क्वायर प्लस होता है 2ab। ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लगभग लगभग सबको याद होना चाहिए। तो ये फार्मूला है, अगर इतना लिखा है तो इतना आप लिख सकते हैं। तो चलिए बड़े को छोटे में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसको लिख देते हैं, अर्थात ये हो जाएगा 2.19 और प्लस में हो जाएगा 3.81। इसको क्या करते हैं, इसको ब्रैकेट में करके और इसका जो है पावर लगा देते हैं। अब पावर की बात करें तो इसको अगर हम जब जोड़ेंगे तो जोड़ लेते हैं, ओवरऑल यहाँ 2.19 हो जाएगा, 2.19 हो जाएगा। चलिए यहाँ लिखते हैं। तो इसका जो हो जाएगा ये 2.19 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3.81। जोड़ेंगे अगर तो ये हो जाएगा 9 1 10, 8 1 9 1 10, और 3 2 5 1 6, दशमलव जाएगा तो कुल मिला के 6 आ जाएगा। और 6 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 6 का 36 हो जाएगा, अर्थात 36 दिया गया है जो ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 52 नंबर। अब 52 नंबर की बात करते हैं। तो 52 नंबर में दिया गया है कि 4/5 है, 7/8 है, और फिर 6/7 में कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है? तो सबसे बड़ी की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो एक तो 4/5 दिया है, एक 7/8 दिया है, और एक 6/7 दिया है। इसके अंतर की बात करें तो 4 1 5, 7 1 8 और 6 1 7। अगर इस प्रकार की जो प्रश्न हमको मिलते हैं कि सबका अंतर 1 1 होता है, तो इस कंडीशन में दोस्तों क्या होता है कि जो बड़ी संख्या है वो बड़ी रहेगी और छोटी संख्या है वो छोटी रहेगी। तो अब इसमें सीधा सीधा देख लेते हैं कि जो बड़ी संख्या है वो बड़ी होगी और छोटी संख्या है वो छोटी होगी। तो छोटी संख्या तो 4/5 है और बड़ी संख्या 7/8 है। तो 7/8 हमारा क्या हो जाएगा, ये बड़ी संख्या हो जाएगी। और बड़ी 7/8 कहाँ दिया है, ऑप्शन बी में दिया गया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी पे टिक कर देते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं दोस्तों 53 नंबर, तो ये दिया गया है कि अंडर रूट 19 प्लस 8 और √3 का मान ज्ञात करना है हमको। तो इस 19 को क्या करते हैं, इसको पहले तोड़ लेते हैं। तो एक बड़ा सा जो है ये आपका रूट लगाते हैं और उसके बाद 4 में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको। तो 4 का स्क्वायर कर लेंगे और प्लस हो जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर कर लेंगे। अर्थात इसको a प्लस बी के फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे, इसका वर्ग कर देंगे और अंडर रूट 3 कर देंगे। तो ओवरऑल इसका जो जोड़ेंगे तो ये 4 चौक 16 हो जाएगा और 3 19 हो जाएगा। तो ये तो रहा, इतने पोर्शन को हमने बांट दिया इतने में। अब आगे देखते हैं। तो आगे प्लस लगा देते हैं क्योंकि 8√3 दिया गया है। तो 8 को क्या करते हैं, 8 को लिखते हैं 2 × 4, 2 × 4 और √3, क्योंकि ये सीधा सीधा फार्मूला हमारा बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 2ab हो जाएगा, 2ab हो जाएगा। अब इस फार्मूले को सीधा सीधा क्या करते हैं, रख देते हैं। तो फार्मूला क्या रखा जाएगा, अर्थात अंडर रूट 4 और प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इस क्रम में अगर देखते हैं तो स्क्वायर से ये रूट हमारा हट जाता है और 4 प्लस √3 बच जाता है। तो 4 प्लस √3 जो है इसमें बचता है, और 4 प्लस √3 कहाँ दिया गया है, वो ऑप्शन ए में दिया गया है। ऑप्शन ए में दिया गया है जो कि करेक्ट आंसर है 4√3। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा 54 नंबर। अब 54 नंबर की अगर बात करते हैं तो दिया गया है प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत और 2 अंकों के प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के औसत का अंतर क्या होगा, ये अंतर दिखाना है। तो ये जो है
इसको क्या करते हैं, सबसे पहले लिख लिख के जोड़ लेते हैं। तो लिखने में अगर हम देखें तो जो प्रथम 10 संख्याएं हैं, प्रथम 10 संख्याएं अभाज्य संख्याएं, उनका औसत तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, प्लस 7 हो जाएगा, 7 के बाद 11 हो जाएगा, 11 में 13 हो जाएगा, प्लस 17 हो जाएगा, 17 में 19 हो जाएगा, और 19 प्लस हो जाएगा 23 हो जाएगा, प्लस 29 हो जाएगा। ओवरऑल इसको जोड़ेंगे तो ये बनेगा 129। अब अगर इसको जोड़ लेते हैं कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो कुल कितने हैं 10। तो 10 से भाग कर देंगे। अब 129 को अगर 10 से भाग करते हैं तो ये 12.9 हो जाता है, 12.9 हो जाता है। इतनी बात तो समझ में आ गई। तो इसको मिटा करके अब 12.9 यहाँ लिख लेते हैं, 12.9 हमको मिल चुका है। अब अगला देखते हैं। तो अगले की बात करते हैं दोस्तों। तो दो अंकों की जो प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं हैं, इनको भी देख लेते हैं। तो अभाज्य संख्याओं का औसत आता है, ये दोस्तों होता है 11, प्लस होता है 13, प्लस होता है 17, और 17 के बाद होता है 19, 19 के बाद होता है 23, 23 के बाद 29 होता है, 29 के बाद 31, 37, 41, प्लस हो जाएगा 43। इसको जोड़ेंगे तो ये 264 बनेगा। इसको जोड़ लेना है, 264 बनेगा, और ये भी 10 है तो 10 से भाग कर देते हैं तो 26.4 आ जाएगा। ये 26.4 आएगा। अब इसमें कहता है अंतर निकाल देना है, तो अंतर यहीं निकाल देते हैं। तो एक यहाँ निकालते हैं। तो इसका जो मान दिया गया है, एक का मान दोस्तों आ रहा है 26.4, 26.4 में से ये आया 26.4, और 14.9 घटा देना है, सॉरी 12.9 घटा देना है, 12 आया था, 12.9 घटा देना है। तो ये 12.9 घटाते हैं तो ये 14 में से अगर 9 निकलेगा तो 9 5 14 हो जाएगा, और ये 5 में से 2 3 होगा और 1 होगा, यानी 13.5 आ जाएगा। उत्तर ओवरऑल जो हमारा मिल रहा है वो 13.5 मिल रहा है, और 13.5 जो है ऑप्शन ये में दिया गया है, ऑप्शन ये इसका सही जवाब होगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 55 नंबर। अब 55 नंबर कहता है कि किसी परीक्षा में 65% छात्र सामाजिक विज्ञान में उत्तीर्ण हुए हैं, और 60% जो छात्र हैं इतिहास में उत्तीर्ण हुए हैं। यदि दोनों ही विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत 40% है, यानी 40 है, कुल 40 है, प्रतिशत की बात नहीं की गई है, तो कुल छात्रों की संख्या क्या रही होगी जब 90 छात्र दोनों अनुत्तीर्ण रहे हैं। तो इस सवाल को फिलहाल देख लेते हैं। तो ये कहता है जो उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत है दोस्तों, उत्तीर्ण छात्रों का, तो उत्तीर्ण छात्र की अगर बात करते हैं तो ये हो जाएगा 65, प्लस हो जाएगा 60 माइनस 40 हो जाएगा, 65 प्लस 60 माइनस 40 हो जाएगा। तो इसमें क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगा 65 प्लस 60 माइनस 40। तो यहाँ अगर घटाते हैं तो 20 बचता है, और ये 65 बचता है। 65 में क्या करेंगे, 20 जोड़ देंगे तो 60 और 20 80 85 हो जाएगा। अर्थात ये ओवरऑल जो आया 85% आ गया, ये 85% आ गया। अब दोनों विषयों में जो छात्रों का प्रतिशत है, तो दोनों विषयों की अगर बात करते हैं, दोनों विषय लिख लेते हैं। तो दोनों विषय जो दिए गए हैं ये हैं 100, और 100 में से अगर 85 हम घटा देंगे तो हमारा जो परसेंटेज आएगा 15% आ गया है, 15%। अब मान लेते हैं, अब ये माना जाता है कि 15% एक्स का जो मान है वो 15% है, और 15% बराबर क्या दिया गया है, 90 के दिया गया है। तो एक्स बराबर क्या करेंगे, ये लिखेंगे 90 गुणे 100 ऊपर चला जाएगा, और 15 नीचे आ जाएगा। अब इसको हल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 15 छक्का 90, और 6 को 600 हो जाएगा। एक्स का मान जो 600 आ जाएगा, तो 600 इसका उत्तर हो जाएगा, 600 इसका उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। इसकी दूसरी विधि भी है, तो दूसरी विधि भी चलिए देख लेते हैं। तो दूसरी विधि की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो एक डायग्राम बड़ा सा बनाते हैं, और इसमें देखा गया है कि इसे कहता है कि एक डायग्राम दिया गया है, इसमें दो इस प्रकार दिए गए हैं, ये इस तरह से। तो इसमें कहता है 25% जो है ये सामाजिक विज्ञान है, सोशल साइंस है, सोशल साइंस है। 40% दोनों हैं, यानी यहाँ लिख देते हैं 40% दोनों हैं, और 20% क्या है, हिस्ट्री है। अब दोस्तों ओवरऑल अगर सामाजिक विज्ञान की बात करते हैं, तो सामाजिक विज्ञान में जो परसेंट हैं, सामाजिक विज्ञान में उत्तीर्ण जो है 65% है। उसके बाद इतिहास की बात करें, हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में 60% है, और दोनों में है तो दोनों में जो है, दोनों में है 40% है। अब इसको क्या करना है, कुल जो छात्र हैं तो इसको जोड़ लेते हैं। तो 25 40, 25 40 20, और 25 और 40 20 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी 25 और 20 हो जाएगा 45, 45 और 40 हो जाएगा 85। तो ये 85% आ गया।
और 85, अगर 85 तो 100 में से 85 निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 15% अनुत्तीर्ण। अगर 85% उत्तीर्ण हुए, अगर 85% उत्तीर्ण अगर हो गए तो 85%, तो 100 में से अगर 85 निकालेंगे तो 15% अनुत्तीर्ण हुए। ये अनुत्तीर्ण का संख्या दिया गया है। तो जो अनुत्तीर्ण की बात की गई है तो 15% है। 15% बराबर 90 क्या है, तो दोस्तों 1% बराबर 90/15 क्या है, तो 100% की बात करें तो 90 गुणे 100 और बटा 15, ये 90 गुणे 100 और बटा 15 हो जाएगा, तो 15 छक्का 90 और ये 600 हो जाएगा। ये दूसरा विधि भी इस प्रकार लग जाएगा। तो इसका सही जो आंसर होगा वो 600 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ये में दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 56 नंबर। अब 56 नंबर देख लेते हैं। तो कहता है, एक पुरुष ने एक महिला से कहा, तुम्हारी माता के पति की बहन मेरी माता है। उस पुरुष का उस महिला से क्या संबंध है? तो एक जो पुरुष है, एक पुरुष है दोस्तों, तो पुरुष यहाँ बना लेते हैं। और ये कहता है, और एक महिला है, तो यहाँ महिला भी बना लेते हैं। एक महिला है, एक पुरुष है, इस तरह उसको डिनोट कर देते हैं। तो अब ये कहता है कि तुम्हारी माता, अर्थात तुम्हारी माता, तो माता यहाँ हो जाएगा। कहता है तुम्हारी माता के पति की बहन। अब इनके ये पति हो गए, इनके पति की बहन, ये बहन हो गई। मेरी माता है, अर्थात इसकी माता है। तो इनके माता की जो पति हैं, इनकी बहन है और इनका ये पुत्र है, यानी ये पुरुष जो है पुत्र है। तो इस प्रकार जो स्पष्ट होता है कि ये जो महिला है, अर्थात ये महिला की जो है बुआ का लड़का है, जो महिला का कजिन होता है, यानी फुफेरा भाई हो जाएगा। फुफेरा भाई अर्थात चचेरा भाई। तो चचेरा भाई इसका जो है सही उत्तर जो हो जाएगा 56 का दोस्तों, वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, चचेरा भाई। तो ये सब कजिन्स में आते हैं, तो चचेरा भाई इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है। नेक्स्ट है 57 नंबर। 57 नंबर देख लेते हैं। तो ये कहता है कि यदि 22 जनवरी 2011 को शनिवार था, तो 23 जनवरी 2015 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो दिन ज्ञात कर लेते हैं। तो इसको चलिए देख लेते हैं। तो ये दिया गया है, 22 जनवरी जो है, 22 जनवरी को 2011 को दिन शनिवार था। अब 22 जनवरी 12 को दिन जो होगा रविवार होगा। ये 22 जनवरी जो हो जाएगा 2012 को, तो 12 को रविवार हो जाएगा। उसी प्रकार ये 22 जनवरी 13 को जो होगा, 13 को हो जाएगा मंगलवार। अब ये 14 को होगा बुधवार, एक बढ़ता चला जाएगा। उसके बाद में 22 जनवरी 15 को होगा, तो ये होगा गुरुवार हो जाएगा। और 23 जनवरी 15 का जो दिन हो जाएगा वो शुक्रवार। तो 22 को अगर ये गुरुवार है, यानी बृहस्पतिवार इसको कहते हैं, तो 23 को ये शुक्रवार हो जाएगा। तो सामान्य जो वर्ष होते हैं वो दिन में वृद्धि करते हैं, और लीप वर्ष में 2 की वृद्धि होती है। तो फिलहाल लीप वर्ष इसमें जो मिलेंगे आपको, अर्थात जो 4 से जो है डिवाइड कर देते हैं, वो लीप वर्ष होते हैं। तो चलिए इसका जो सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा वो आपका हो जाएगा शुक्रवार। इसका ऑप्शन ये सही जवाब होगा। 57 का जो ऑप्शन ए होगा शुक्रवार। चलिए आगे देखते हैं। तो अगला हमारा 58 नंबर क्वेश्चन है। 58 नंबर की बात करते हैं। तो असंगत को अलग करना है। असंगत देख लेते हैं। तो ये 378, 326, 146, 198। अब इसमें असंगत की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले तो विकल्प लेकर के चलते हैं, और इस विकल्प के आधार पर असंगत को देख लेते हैं। ये 19 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 17 हो जाएगा, तो दोस्तों ये हो जाएगा 378 हो जाएगा। अब विकल्प बी से देख लेते हैं। तो बी से अगर बात करते हैं तो 18 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा, तो 326 हो जाएगा। इसी प्रकार सी से देख लेते हैं। तो ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 2 हो जाएगा, तो 146 हो जाएगा। अब विकल्प डी की बात करते हैं। तो 14 का स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, तो 198 हो जाएगा, 198 हो जाएगा। अब इसमें जो है ये जो विकल्प ए है सबसे भिन्न है। तो दोस्तों वो इसलिए भिन्न है कि इसमें सब में 2 जोड़ा गया है, इसमें 2 सब में 2 जोड़ा गया, इसमें 17 जोड़ा गया सीधे, तो इसीलिए अलग है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो 378 हो जाएगा। ये इसका करेक्ट आंसर होगा 378। चलिए अगला देखते हैं। तो 59 नंबर कहता है, 59 नंबर अगर बात कर लेते हैं दोस्तों, तो ये है जिस प्रकार थका श्रांत से संबंधित है, उसी प्रकार दुखी संबंधित किससे है? तो दुखी जो संबंधित है दोस्तों वो उदास से संबंधित है, अर्थात डी इसका सही जवाब हो जाएगा।
चलिए अगला देखते हैं 60 नंबर। अब ये कहता है 60 नंबर, यदि मदर को QDGSNL लिखा जाता है तो SHEATH को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, एक लिख करके देख लेते हैं, उसके बाद अगला देखते हैं। तो ये दिया गया है मदर, पहले मदर लिखते हैं MOTHE और R, इस तरह लिख लिए। अब यहाँ जो लिखा जाएगा तो सब में क्या करते हैं, एक क्या करते हैं, एक जो है सब में बढ़ा देते हैं, तो R के बाद Q आता है, यानी Q के जो है R के पहले Q आता है, एक घटा देना है, तो R के पहले Q आता है और E के पहले जो आता है दोस्तों वो D आता है, H के पहले आता है वो GH आता है, G यानी G आता है, T के पहले जो आता है वो आता है यस आता है, और वो के पहले आता है यन आता है, और यम के पहले क्या आता है, यल आता है। तो इसका जो हो जाएगा ये हो जाएगा QDGSN और L जो कि दिया गया है। अब देखते हैं अगला पॉइंट हमारा। तो अगला जो हमको बताना है, सीधे आते हैं उस पर, उस टॉपिक पर बात करते हैं। तो ये दिया गया है SH और EA और TH। अब क्या करते हैं, इसके पहले पहले के लिख लेते हैं। तो H के पहले आता है G, यहाँ लिख लेते हैं, H के पहले आता है G, उसके बाद T के पहले जो आता है S आता है, T के पहले S आता है, एक ये जो है Z आता है, E के पहले आता है D आता है, और H के पहले आता है G आता है, और S के पहले R आता है। ये हो गया GSZDR, ये हो जाएगा GS और ZDGR, जो कि ऑप्शन ये में दिख रहा है। तो ऑप्शन ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये रहा 60 नंबर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो है ये इसका सही उत्तर होगा। 61 नंबर चलते हैं। तो 61 नंबर कहता है दोस्तों, 61 नंबर की अगर बात करते हैं तो ये कहता है कि सितंबर 2023 में 18वें G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो दोस्तों ये कहाँ किया गया है, तो ये नई दिल्ली में किया गया है। ऑप्शन ए के साथ जाएंगे, नई दिल्ली। चलिए अगला देखते हैं। तो चलिए अगला जब देखते हैं तो अगला हमारा 62 नंबर। अब 62 नंबर की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो भारत के पहले AI संचालित एंट्री ड्रोन सिस्टम का क्या नाम रखा गया है। तो उसका नाम रखा गया है दोस्तों, वो रखा गया है इंद्रजाल, उसका नाम रखा गया है इंद्रजाल। चलिए अगला देखते हैं। 63 नंबर की अगर बात करते हैं तो सितंबर 2023 में किसे NESCAM का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो मित्रों जो NESCAM का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है, और राजेश नाम्बियार को किया गया है, राजेश नाम्बियार को किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला हमारा प्रश्न है, ये है स्ट्रीट 20 यानी स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा। तो ये चेन्नई में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा, चेन्नई में किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, ये है 68 नंबर। उत्तर प्रदेश के किस शहर में देश का पहला पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी रोपवे बनाया गया है। तो रोपवे जो बनाया गया है दोस्तों वाराणसी में बनाया गया है, वाराणसी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए 66 नंबर देखते हैं। तो 66 नंबर कहता है, मई 2023 में कौन सा राज्य बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो ये दोस्तों यूपी बन गया है अपना, उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश बन गया है जो कि हेल्थ कार्ड बनाने में सबसे आगे है। चलिए आगे देखते हैं। तो यह है उत्तर प्रदेश में रीजनल फिल्म सिटी किस शहर में खोली जाएगी। ऑप्शन है लखनऊ, आगरा, मथुरा और गोरखपुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा गोरखपुर। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गोरखपुर। गोरखपुर इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन हमारा है 68 नंबर। 68 की अगर बात करते हैं तो सितंबर 2023 में लॉन्च किया गया ये दुपोत महेंद्रगिरी किस शिपयार्ड द्वारा निर्मित किया गया है। तो दोस्तों ये जो शिपयार्ड है ये माझीगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया है। चलिए अब देखते हैं 69 नंबर। दोस्तों 69 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो अगस्त 2023 में किस राज्य में महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी योजना की शुरू की गई है, यानी गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई है। तो कर्नाटक राज्य द्वारा शुरू की गई है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। चलिए अब 70 नंबर देखते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन हमारा जो बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन है और चंद्रयान से संबंधित है। तो चंद्रयान के बारे में आजकल बड़ी विशेष चर्चा है, जिसमें से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो ये है चंद्रयान 3 मिशन का जो विक्रम लैंडर है, जिस पॉइंट यानी सतह पर जो लैंड हुआ उसका क्या नाम रखा गया है। क्या प्रज्ञान पॉइंट रखा गया है, त्रिशूल पॉइंट रखा गया है, या शिव शक्ति पॉइंट रखा गया है, या तिरंगा पॉइंट रखा गया है।
तो मित्रों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, शिव शक्ति पॉइंट। अर्थात जो चंद्रयान मिशन का विक्रम लैंडर जिस सतह पर लैंड किया है तो वो शिव शक्ति पॉइंट पर किया है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और आगे हमारे ये पैराग्राफ दिए गए हैं। इस पैराग्राफ के आधार पर प्रश्नों के उत्तर हमको देने हैं। तो चलिए इस पैराग्राफ को पढ़ लेना है और पढ़ने के बाद उत्तर को देना है। तो चलिए सीधे सीधे प्रश्न पर पहुंचते हैं और प्रश्न दिया गया है उसको देखते हैं। तो ये दिया है 71 नंबर। 71 की अगर बात करते हैं तो खेलों की दुनिया में किसकी चपेट में आ गई है? तो खेलों की जो दुनिया है दोस्तों वो व्यवसायीकरण के चपेट में आ गई है। सी ऑप्शन इसका राइट जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं तो अगला हमारा 72 नंबर है। 72 की बात करते हैं तो खेल की अर्थव्यवस्था को बढ़ाया किससे मिला है? तो किससे मिला है? ये उद्योगों से मिला है। ये उद्योगों से मिला है। आगे 73 नंबर है दोस्तों। तो यह है बाजार का खेलों पर होने वाले प्रभाव का असर जो है किस पर दिखाई दे रहा है? तो ये किस पर दिखाई दे रहा है? ये आम लोगों पर दिखाई दे रहा है। आम लोगों जैसे हम लोग और आप लोग, ये आम लोगों पर दिखाई दे रहा है। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला 74 नंबर है। 74 नंबर है खेल प्रतिस्पर्धाओं का किसके बजट पर असर हो रहा है? तो असर जो दोस्तों हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? वो जो है बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं उन पर हो रहा है, अर्थात बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर हो रहा है। चलिए अब 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 75 की अगर बात करते हैं तो इसमें है निम्न परियोजकों से किसकी संयुक्त आमदनी में इजाफा हुआ है? तो ये आयोजकों में जो है आमदनी, आयोजकों के आमदनी में इजाफा हुआ है। अब इसी प्रकार जो हमारा दूसरा पैराग्राफ आता है उसको भी पढ़ लेना है और उत्तर उसी के आधार पर दे देना है। तो चलिए प्रश्न पर आ जाते हैं। हमारा 76 नंबर क्वेश्चन है। अब मित्रों 76 नंबर क्वेश्चन की अगर बात कर लेते हैं तो गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है। तो इस पैसेज को पढ़ने पर ये मिलेगा कि कौन सा हो सकता है। तो ये खेलों का गिरता स्तर है, ये हो सकता है, अर्थात बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं 77 नंबर। 77 नंबर देख लेते हैं। तो इसमें कहा गया है खेलों के गिरते स्तर का कारण नहीं है, नहीं पूछा गया है। तो नहीं क्या है? अर्थात खेलों के लिए राष्ट्रीय सम्मान इसका सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा 78 नंबर है। अब दोस्तों 78 नंबर देखते हैं। तो खेलों का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो कहाँ पड़ता है? ये आपसी गुटबंदी से होने से पड़ती है, अर्थात ये आपसी गुटबंदी होने से जो है खेलों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। चलिए अब देखते हैं 79 नंबर। 79 की अगर बात कर लेते हैं तो इस गद्यांश के आधार पर, गद्यांश के जो अनुसार राष्ट्र की उपलब्धियों में नहीं है तो कौन सा नहीं है? तो वो खेल नहीं है। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, कृषि है, लेकिन खेल नहीं है। चलिए अब 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 80 नंबर की अगर बात कर लें तो खेलों में निर्धन राष्ट्र भी हमको आगे निकल गए, अर्थात जो खेल हैं, खेलों में जो गरीब राष्ट्र थे वो भी हमसे आगे निकल गए हैं। क्योंकि वहाँ क्या है? तो दोस्तों वहाँ जो है खेलों को राष्ट्र सम्मान के रूप में देखा जाता है, अर्थात खेलों को राष्ट्र सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। तो दोस्तों ये रहे आज के 80 प्रश्न। आई होप जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हाँ, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि इसका PDF टेलीग्राम पर भेज दिया जाता है और आप वहाँ से डाउनलोड करके इसको हल कर सकते हैं, जिसमें DI के प्रश्न जो 20 नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं, अगर मौका मिला तो इसका जो है मैराथन क्लास हमारे द्वारा चलाया जाएगा। तो आई होप जानकारी अच्छी लगी होगी। तो चलिए फिर विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। जय हिंद।